Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। यहाँ से आपका 24 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे पूरे के पूरे इवन सब्जेक्ट का और उनके टॉपिक्स को निपटाते चले जा रहे हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर ही हम बेसिकली डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और वहाँ पे जो जो टॉपिक पूछेगा उनको हम पूरा निपटाते हुए चल रहे हैं, है ना। खैर, यहाँ पे फिलहाल हम थ्योरी पार्ट में पीरियोडिक टेबल को पूरा फिनिश करते हुए इनके हमने मेटल्स भी निपटा दिए हैं। ठीक है, मेटल्स खत्म हो चुके हैं आपके। नॉन मेटल भी हमने स्टार्ट कर दिया है। नॉन मेटल में आपका कार्बन आ गया और अगर आपको याद हो तो कार्बन का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कार्बन से और इनके कंपाउंड से। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको और बाकी जो नॉन मेटल बचे हुए हैं उनको भी निपटाते हैं। जो मेटल और आपके जो मेटालाइट हैं उनसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, एक दो बनते हैं तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हम कैसे क्या करने लग रहे हैं अभी हम चीज़ों को। और एक और यार इंपॉर्टेंट बात की आपका अभी क्या है, हाँ, आपका भी क्या है कि आपको पता है अभी कॉन्टिन्यूसली आपकी 3-4 क्लासेस चल रही हैं, है ना। 4 क्लासेस चल रही हैं और ऊपर से मुझे और एक्स्ट्रा सेशंस भी कराने हैं। इसके अलावा यार आजकल ना वो चैनल हैक करने की बहुत ज़्यादा मतलब वो चल रही है कि आजकल पता नहीं कोई कोई सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके लिए आपका क्या है, एक न्यू चैनल हमने लॉन्च किया है PCE करके, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वो चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी या फिर जो भी है करंट अफेयर्स वाले सेशन आपका उसमें शिफ्ट किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी यहाँ कराई जाएंगी जो भी है मतलब। ठीक है, उसको भी एक बार ज्वाइन करके रख लेना। फिलहाल तो आपका धीमे धीमे उसमें आएगी चीज़ें, आज भी उसमें कुछ अपलोड होगा तो ये आप ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगी ये वाली लिंक। ठीक है, क्लास के बाद या मतलब जब भी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन एक बार कर लेना। ठीक है, इसको ढूंढ ढांड के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको ध्यान से कर लेना। चलिए खैर, अब शुरू करते हैं यार आज के सेशन को। और क्लास नंबर 21 आ गई है हमारी, शुरू करेंगे सीधा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अब हमें करनी है। मैंने आपको कार्बन के 2 एलोट्रोप कल करा दिए थे ना, कौन कौन से, डायमंड और ग्रेफाइट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर 3 पे आपका ग्रेफीन के बारे में। ठीक है ना, ग्रेफीन भी आपका क्या है, ये आपका सबसे लेटेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का जो कि फाउंड किया गया। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं गिनती के, नोट डाउन करो चलो। सबसे पहली बात तो ये आपका एलोट्रोप होता है कार्बन का। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अब तो आपको पता भी चल गया। नाउ इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हनी कॉम्ब लाइक लेटिस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हनी कॉम्ब लाइक लेटिस का इसका स्ट्रक्चर होता है इसके लेटाइस का। बाकी आपको लेटाइस क्या होती है क्या नहीं होती इसके डिटेल में नहीं जाना, ये आपका फर्दर ये थोड़ा डीप चला जाता है क्योंकि लेटिस का स्ट्रक्चर बनाना इसके बारे में समझना ये क्लास 12th की बातें हैं। चलिए, ग्रेफीन हो गया। ग्रेफीन के बारे में, अच्छा इसको फाउंड किसने किया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एक्चुअली में इसके बारे में दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो कि ग्रेफीन को यहाँ पे सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर कब किया गया, ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया गया था आपका 1962 में। बेसिकली डिस्कवर तो नहीं किया था, हम इसे ऑब्जर्व करना कहेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो अगर आपसे ऑब्जर्व करके पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 1962 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। और किसने किया था इसको ऑब्जर्व, तो उनका नाम था हांस पीटर करके। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, हांस पीटर करके इनका नाम था। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग कंपाउंड में काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सचर में रहती हैं, तो ऐसे ही इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था इन्होंने। ठीक है, किसने, हांस पीटर ने। लेकिन इसको अलग से फिर क्या किया गया, इसको रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, रीडिस्कवर एंड आइसोलेटेड, ध्यान देना यहाँ पर वर्ड आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, इसको अलग से निकाल के रखा और इसको यहाँ पे इन्होंने खोज के बताया इसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज वगैरह। ये किसने किया था, ये हुआ आपका ईयर 2004 में। तो समझ रहे हो सबसे ज्यादा लेटेस्ट आपका ये आइसोटोप बना हुआ है, ये जो है एलोट्रोप बना है। ठीक है, आइसोटोप नहीं है, एलोट्रोप है। क्योंकि आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपका सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। एलोट्रोप का मतलब होता है कि आपका वही जो एटम है या फिर जो आपका नॉन मेटल है वो अपने आप में ही बॉन्ड मिलके बनाता जा रहा है। ठीक है, अपने आपस में। तो ये होता है क्या, आपका एलोट्रोप। खैर, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, 2004 में दो लोगों ने मिलके किया। क्यों नाम इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। एक थे एंड्रे ग्रीम। ठीक है, क्या नाम था, एक थे एंड्रे ग्रीम और दूसरे थे आपके कॉन्स्टेंटिन। ठीक है ना, कौन थे भाई दूसरे, कॉन्स्टेंटिन, और इनका सरनेम था नोवोसेलोव। ठीक है, क्या सरनेम था, नोवोसेलोव। तो इन दोनों का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों को ही फिर इसकी रीडिस्कवरी के लिए और इसके आइसोलेशन के लिए आगे चल के क्या मिलता है, ईयर 2010 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज मिला भाई फिजिक्स का, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
रीडिस्कवर एंड आइसोलेट किसने किया? एंड्रे ग्रीन और कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलेव ने। ठीक है, याद रहेगा। बस इसका यूज वगैरह जो है, अच्छा एक चीज और, जो ग्रेफीन होता है ना आपका, ये आप इसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स थिनेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, वर्ल्ड्स थिनेस्ट मटेरियल, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा थिन मटेरियल में से ये आपका एक है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जो तीसरे चौथे नंबर का जो आपका एलोट्रोप हो जाता है कार्बन का, वो हो जाता है यहाँ पे आपका फुलरीन्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनको? फुलरीन्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में दो तीन चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करना। सबसे पहली बात आपकी देखो, मैं ना आपको इसका एक बार फिगर दिखाता हूँ पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपके, यानी कि जो भी आपके फुलरीन्स वगैरह होते हैं ना, जिनको हमने फुलरीन का नाम दिया है, वो हमेशा ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि आपका, या तो जैसे आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है, इसमें कार्बन के 20 यहाँ पे एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने हैं भाई? 20। कहीं पे ये सिंगल बॉन्ड में है, कहीं डबल बॉन्ड में है। फिर जैसे आपका ये हो गया, तो इसमें कितने हैं? 60 एटम जो है आपके इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके के कई कई सारे आपके इसी स्ट्रक्चर में, लेकिन स्ट्रक्चर ध्यान में रखना आपका कैसा होता है, सॉकर बॉल जैसा होता है। ठीक है, सॉकर बॉल बोलते हैं, या फिर इसको आप फुटबॉल भी बोलते हो। ठीक है, सॉकर बॉल बोला जाता है यूएसए वगैरह में, और वैसे इसको फुटबॉल बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो एक ही चीज़ है यहाँ पर। आपका क्या है, कार्बन के 20 मॉलिक्यूल हो गए, या फिर यहाँ पर सॉरी कार्बन के 20 एटम हो गए, या फिर यहाँ पे आपके कार्बन के 60 एटम हो गए। अब जो कार्बन का 60 एटम वाला एक पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, क्या नाम दिया गया है इसको? बकमिंस्टर फुलरीन। तो फिर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो आपका कार्बन के 60 एटम वाला जो एलोट्रोप है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन, ना कि फुलरीन। ऑप्शन में आपको दोनों देगा, फुलरीन और बकमिंस्टर फुलरीन, तो आपको क्या टिक करना है? बकमिंस्टर फुलरीन टिक करके आना है। अरे बोलो, क्लियर हो गया? चलो, ये जो आपका C60 है, यानी कि जो बकमिंस्टर फुलरीन नाम दिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डिस्कवरी कब हुई? ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया गया था 1985 में। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा। इसे डिस्कवर किया था हैरोल्ड क्रोटो ने। ठीक है, हैरोल्ड क्रोटो ने, किसके साथ मिलकर के? तो दो लोग और थे इनके साथ में, एक का नाम था स्मॉली और एक का नाम था कर्ल। ठीक है, ये मैं शॉर्ट नेम बता रहा हूँ, ये याद करने में आपको आसानी रहेगी। हुआ क्या, अब इन्होंने इसको डिस्कवर तो किया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एज अ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे एक डिजाइनर हुआ करते थे, ये जिनका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर था। ठीक है, बकमिंस्टर बकमिंस्टर फुलर जो है एक यहाँ पे आर्किटेक्ट का नाम था। इनके ही नाम पे फिर इसको नाम दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन। क्यों इनके नाम पे दिया गया? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना C60 का, इसी स्ट्रक्चर के इन्होंने कई सारे जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाए थे, या फिर कई सारे इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे इन्होंने, बकमिंस्टर फुलरीन जो आर्किटेक्ट थे। तो इनके ही नाम पे इसका नाम रख दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये बात है। चलो, और दूसरी बात कि इन दोनों को ना इसकी डिस्कवरी के लिए, सॉरी तीनों को, यानी कि क्रोटो, स्मॉली और कर्ल को, इनको 1996 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री भी मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इनको यहाँ पर दिया गया था 1996 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बकमिंस्टर जो फुलरीन वगैरह होते हैं, या फिर जो बकमिंस्टर फुलरीन है, इनका यूज़ कहाँ पर होता है? तो ग्रीसिंग वगैरह करने के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं, तो ध्यान रखना, एज अ लुब्रिकेंट इनका यूज़ किया जाता है। यही क्वेश्चंस आपके बनते हैं फुलरीन वगैरह से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोल के बारे में। ठीक है ना, कोल के बारे में आपने क्वेश्चंस कई सारे देखे भी होंगे, अलग अलग टाइप का पूछा जाता है। कोल कितना, किसमें कार्बन कितनी परसेंटेज होती है, एंथ्रासाइट हो गया, ये सब वगैरह है ना। कोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि कोल आपका सबसे ज़्यादा कौन से हेमिस्फेयर में पाया जाता है? तो कोल का जो 90% हिस्सा अभी हमारे पास है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, और बाकी का 10% आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पाया जाता है। पता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जैसे ये हमारी अगर अर्थ है, तो ये आपका ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है पूरे अर्थ का। चलो, अब यहाँ पर आपकी बात आती है कि कोल से हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो कोल आपका 4 टाइप का होता है, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहला आ जाता है एंथ्रासाइट। नाम ध्यान में रखना इसी ऑर्डर में। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा आपका हो जाता है बिटुमिनस कोल। ठीक है, क्या होता है ये आपका? बिटुमिनस कोल होता है। तीसरे नंबर पे आपका हो जाता है लिग्नाइट। ठीक है, कौन सा होता है भाई? लिग्नाइट। फिर आपका फोर्थ नंबर पे होता है पीट।
अब देखो इन सभी ये जो 4 टाइप के कोल हैं इसमें कहाँ क्या यूज़ है, क्या बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहला एंथ्रासाइट, ये होता है आपका सबसे अच्छा कोल, ठीक है ना? अगर हम बात करें एंथ्रासाइट की तो ये गुड एंड हाई क्वालिटी कोल होता है। गुड एंड हाई क्वालिटी को मैं एचक्यू लिख देता हूँ, हाई क्वालिटी कोल होता है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 94% प्लस होती है इसमें कार्बन, ठीक है? 94% से लेकर के 98% भी पाई जाती है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है ये। और फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका बिटुमिनस कोल, ठीक है? बिटुमिनस कोल ये जो जनरली हम कोल यूज़ करते हैं, इसमें आपका 75% से लेकर के 86% तक कोल पाया जाता है। और हम जो घर में या फिर जनरली यूज़ किया जाता है आपका, जनरली हाउस होल्ड्स वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, वो आपका कौन सा होता है? बिटुमिनस कोल ही यूज़ किया जाता है। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, ठीक है? कैसा होता है? थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है। देन आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है आपका थोड़ा सा और गंदी क्वालिटी का कोल होता है, इसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है, ठीक है? ब्राउन कलर का होता है ना जो कोल, वो होता है। और इसमें आपका कितना परसेंटेज रहता है? तो 60 टू 70% आपकी इसमें कार्बन रहती है। देन हम पीट कोल की बात करते हैं, सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है ये, 50 टू 60% इसमें कार्बन होती है, ठीक है? और इसे आप क्या बोल सकते हो? सबसे लो क्वालिटी कोल आप इसे बोल सकते हो, ठीक है? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान में रखना, ये टाइप्स ऑफ कोल होते हैं, ठीक है? चलो, फिर अब हम कोल का जो यूज़ है ना, कोल का यूज़ आपका होता है कोल गैस को बनाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना, कोल गैस, क्वेश्चन इससे बनता है कि कोल गैस में कौन-कौन सी गैसेस होती हैं या फिर क्या-क्या पाया जाता है, क्या-क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो कोल गैस में याद रखना क्या-क्या होता है। एक तो आपकी हाइड्रोजन होती है, ठीक है? क्या-क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। दूसरी आपकी क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, लिख लेना इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपका मीथेन होता है, ठीक है? क्या होता है? मीथेन यानी कि CH4 होता है। फिर आपका एथिलीन होता है, ठीक है? क्या होता है? एथिलीन, और इसको ईथीन भी बोला जाता है, ठीक है? ईथीन या फिर इसको C2H4 बोल दो, ठीक है? मैंने आपको सिखाया था ना, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये जो होता है ना आपका एल्कीन होता है, ठीक है? क्या होता है ये आपका? एल्कीन यानी कि इसमें डबल बॉन्ड, याद है ना वाला फॉर्मूला CnH2n के हिसाब से? तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? और 2 गैसेस और होती हैं, कौन-कौन सी? एक होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस होती है नाइट्रोजन यानी कि N2। अरे बोलो क्लियर है क्या? ये हो गई आपकी नॉन कैलोरीफिक गैसेस, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है? नॉन कैलोरीफिक गैसेस, नॉन कैलोरीफिक गैसेस। और ये जो सारी की सारी हैं आपकी C2H4 यानी कि एल्कीन, एल्कीन, ये सारी की सारी, इनको बोला जाता है कैलोरीफिक गैसेस, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? कैलोरीफिक गैसेस। अब इनका मतलब क्या है कैलोरीफिक का या फिर नॉन कैलोरीफिक का? तो जब भी इसमें कंबशन कराया जाता है तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमें यहाँ पे हीट मिल रही होती है या फिर एनर्जी मिल रही होती है, वो होती है कैलोरीफिक। जिनसे हीट नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है, वो होती है नॉन कैलोरीफिक, ठीक है? चलो, ये हो गया आपका, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। देन यहाँ पर अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, गैसेस वगैरह जो कि कार्बन से बनती हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है CO का, ठीक है ना? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे आपके एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप फटाफट से देख लो। देखो यहाँ पे CO से क्या होगा? पहला नाम तो इसका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी बात कि ये आपकी हाईली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है? कैसी होती है ये? आपकी हाईली पॉइजनस गैस होती है। अब क्यों पॉइजनस होती है ये जब भी CO हमारे ब्लड में जाती है ना, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जैसे ही एंटर करती है, तो क्या करती है ये आपका हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के आयंस होते हैं, उनको अपने साथ उठा करके हमारे ब्लड में लेके जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन की जगह ये जो CO होता है ना, ये हाईली आपका क्या होता है? हाईली आपका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है? क्या कर लेता है? हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाती, और फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, और बस फिर यहाँ पे इंसान की मृत्यु हो जाती है। चलो खैर, अब जो CO होती है, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपकी दो टाइप की गैसेस होती हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस जिसे बोला जाता है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी सारी बातें बता चुका हूँ। दूसरी होती है आपकी प्रोड्यूसर गैस, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब बताओ जरा फटाफट से मुझे, सिंथेसिस गैस में क्या क्या होता है? बोलो जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो इसमें CO प्लस का H2 होता है, यानी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं सिंथेसिस गैस। लेकिन प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे तो यहाँ पे CO प्लस का क्या आ जाएगा? N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्रोड्यूसर गैस बोल देंगे। याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये वाले, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा। अब हम बात कर रहे हैं CO2 की, ठीक है। इसको डाल लेना कार्बन डाइऑक्साइड हेडिंग करके। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, सबसे पहली बात कि ये हैवियर देन एयर होती है। ध्यान रखना ये क्या होती है, हैवियर देन एयर होती है। यानी कि इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट रहेगी। और ये नॉन इन्फ्लेमेबल भी होती है, ठीक है। क्या होता है ये आपका, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इन्फ्लेमेबल। अब नॉन इन्फ्लेमेबल होने का मतलब क्या है कि इसका ये जो है आपका आग बुझाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है आपका, फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में याद रखना कौन सी गैस का हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। जबकि ऑक्सीजन जो है ना वो आग को बढ़ाती है और CO2 आग को खत्म करती है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03% है। लास्ट टाइम आपका DFCCL में एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद नाइट्रोजन गैस को लेकर के, मैंने आपको कराया भी है वो वाला। तो ये भी याद रखना, हो सकता है कार्बन का भी पूछ लें ये लोग, ठीक है। चलो, फिर आपका देखो होता क्या है ना कि आपको प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को, ये बताया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्लांट्स वगैरह रात को क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लाइक आपका पीपल का ट्री हो गया, ठीक है। पीपल हो गया, और कौन सा होता है, तुलसी होता है, ठीक है। देन आपका एलोवेरा का हो गया। तो ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि आपका रात में भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रात में भी आपके ऑक्सीजन निकालते हैं, बट मोस्टली प्लांट्स क्या करते हैं, रात को CO2 निकालते हैं। इसलिए आपका बोला जाता है कि पेड़ के नीचे रात को ना सोएं, ठीक है। चलो खैर, ये तो ऐसी नॉर्मल सी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, एक सॉलिड HCO2 होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड CO2। तो इसी सॉलिड CO2 को क्या बोला जाता है आपका, ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर, इसको नोट डाउन करके रखना, ठीक है। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करें आपका CO2 को, तो CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है, किसको, CO2 को। ये भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। और क्यों बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, पता है ना आपको, क्योंकि जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होने लग जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से यार क्वेश्चंस बनते हैं, इसका फिनोमेना पता है क्या आपको, समझना आप ध्यान से। आपने अभी तक ये समझाओ या नहीं समझाओ कोई बात नहीं, ये मैं आपको बड़ा ही इजी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेटेस्ट से ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये हमारी प्यारी सी क्या है, हरी हरी अर्थ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सनलाइट जब आती है, ठीक है। यहाँ पर ये सन है, सन से यहाँ पे सनलाइट आएगी, ठीक है। ये है भाई अपना सन, यहाँ से सनलाइट आ रही है। और ये सनलाइट जैसे ही आपका ऐसे देखो, यहाँ पे हर तरफ से हीट आ रही है, ठीक है। सनलाइट आती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सनलाइट जब हमारी अर्थ पे पड़ती है ना, तो अर्थ का ये जो सरफेस होता है, यानी कि अर्थ पे आपका यहाँ पे रॉक्स होंगी, सरफेस होगा, तो ये सरफेस क्या करता है, कुछ एनर्जी तो, या फिर जो कुछ सनलाइट है वो तो ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। या फिर आपका प्लांट होगा तो वो अपना फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करने लग जाएगा, ठीक है। आपका कुछ तो यूज हो जाती है, कुछ यहाँ पे सरफेस के अंदर एब्जॉर्व हो जाती है। और बाकी की जो सनलाइट होती है ना, जो यूज नहीं होती है, अगर आप जैसे आपको, अगर कोई यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर हाथ रखोगे धूप में, तो आपका वो हाथ में आपके जलन होती है ना, गर्म लगता है ना वो पत्थर। तो वो पत्थर क्या कर रहा है, उसने जितनी एनर्जी वो ले सकता था सनलाइट की, वो एनर्जी तो उसने अपने अंदर ले ली। फिर बाद में वो क्या करने लगता है ना, एमिट करने लगता है उसी सनलाइट को, ठीक है ना। जब उसमें नहीं हो रही है तो वो एमिट कर देता है वापस। तो जब वो वापस एमिट करता है तो वो कौन सी वेव्स के फॉर्म में करता है, इनको बोला जाता है इनफ्रेयर्ड वेव्स। ध्यान से समझना पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इन्फ्रेयर्ड वेव्स बोलते हैं। अब ये जो इन्फ्रेयर्ड वेव्स होती है ना, इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 700 से लेकर के 1 लाख तक जाती है, ठीक है ना। 700 से लेकर के आपका ये 1 लाख या फिर 10 लाख तक जाती है, ठीक है। 1 लाख कितना हो गया, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। तो ये अराउंड 1 लाख नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि हर एक टाइप की जो वेव्स होती हैं उनके पास अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो जो इनफ्रेयर्ड वेव्स की वेवलेंथ है वो 700 से लेकर के 1 लाख नैनोमीटर तक होती है, ध्यान रखना। अब होता क्या है, देखो जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, अपनी ये रेस जा रही है बढ़िया आराम से, सनलाइट वापस अपना यहाँ पे स्पेस वगैरह में चली जाएगी। जो यहाँ पे अपना सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है जो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, बाकी की जो एक्स्ट्रा है उसे इंफ्रारेड वेव्स के रूप में ये छोड़ देता है और ये बाकी स्पेस में जाके चली जाती है। लेकिन अब होता क्या है, अपने एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस हैं, या फिर कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब आप कहोगे सर ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते क्यों हैं, तो समझना ध्यान से। आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होता है,
एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन भी होता है और O2 भी होता है, और फिर आपकी बाकी ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर इनकी जो रेंज है वेवलेंथ की, वो 700 से लेकर के 1 लाख नैनोमीटर तक होती है। जबकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनकी अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे जितने भी गैसेस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो भी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर जो वेवलेंथ को यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं, वो होती है आपकी 200 नैनोमीटर की, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास से ये वाली जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स हैं, जो यहाँ पे क्या आ रही हैं, देखो ये आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, या फिर ये अगेन आपकी वापस जा रही हैं स्पेस में। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो यहाँ पे 200 के बाद वाली को देख ही नहीं पाएंगे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये आराम से इसको जाने देंगे, ठीक है, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बोल रहे हैं जाओ जाओ भाई, तुम्हें वापस स्पेस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, ये होती हैं आपकी, देखो जैसे आपका CO2 हो गया, ठीक है, बात करते हैं CO2 की। तो CO2 क्या करता है, ये इसकी जो वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब करने की CO2 की, वो होती है आपकी 2000 से लेकर के ये 15,000 तक की वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती है ना, उनको ये CO2 ऑब्जर्व कर सकता है। अब जो वेवलेंथ अपनी इंफ्रारेड वेव्स की यहाँ पे 2000 से 15,000 के बीच में आ रही हैं, वो क्या करता है, CO2 उनको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है बेसिकली। और जब ये एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसके पास अब इतनी एनर्जी तो है नहीं कि इनको होल्ड करके रखे। एब्जॉर्व करने के बाद में अब देखो होता हो क्या रहा था यहाँ पे, ये आपकी इंफ्रारेड वेव्स बेचारी वापस जा रही थी, ये बीच में CO2 मिला, इसके अंदर गई, और इसने अपने अंदर यहाँ पे एब्जॉर्व किया और फिर इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। यानी कि आपकी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ट्रैप करके इन्होंने वापस इसकी जो अपना अर्थ का सरफेस है इसकी तरफ वापस इसको छोड़ दिया, और थोड़ी सी जो होती है वो बाहर भी जाती है, ऐसा नहीं है। तो लेटेस्ट से यहाँ पे 100 इंफ्रारेड वेव्स आ रही थी, उसमें से आपका क्या हुआ कि 60 तो इसने वापस कर दिया, और CO2 ने वापस सरफेस की तरफ मोड़ दी, और बाकी की 40 जो है इंफ्रारेड वेव्स वो आपकी बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो इससे जब आपका धीमे धीमे CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग जाता है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। यानी कि जब ये जो आपकी वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स के रूप में जो आपकी हीट वेव्स हैं, या फिर जो सनलाइट है वो बाहर ही नहीं जा पा रही है, वो बार बार CO2 से टकरा के आपकी नीचे गिरती जा रही है। 100 जो बाहर जा रही थी, वो अब आपका 40 ही बाहर जा पा रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना है, ये काम करने लग जाता है, ठीक है। आप समझ गए होगे, आई होप। ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग, आप समझ गए हो। क्यों CO2 को बोलते हैं कि ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन की। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सिलिकॉन के बारे में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कार्बन के अलावा यही दूसरा एलिमेंट है या फिर आपका नॉन मेटल है जो कि क्या करता है, आपका कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। क्या करता है, ये आपका कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है इसको दिखा रहा होता है। अरे बोलो हाँ, ये चीज़ समझ में आती है क्या। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14 होता है। एटॉमिक मास 28 होता है। एटॉमिक मास याद करवा दूंगा मैं आपको अगली क्लास में, डोंट वरी, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एटॉमिक मास कैसे याद करना है। नंबर याद कर लिए ना सारे, जो मैंने ट्रिक बताई थी, नंबर याद कर लिए होंगे अभी तक। एटॉमिक मास भी करवा दूंगा। चलो खैर, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि आपका एक क्या होता है, आर्टिफिशियल डायमंड होता है, ठीक है। क्या होता है, आर्टिफिशियल डायमंड। तो आर्टिफिशियल डायमंड किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, ठीक है। किसको बोला जाता है, सिलिकॉन का एक कंपाउंड होता है, क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल डायमंड, और इसको एक नाम से और जानते हैं, कार्बोरंडम, ठीक है। क्या होता है ये आपका, कार्बोरंडम जो है ये आपका और कहलाता है। तो दोनों नाम ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल डायमंड कार्बोरंडम को बोलते हैं, या फिर ये आपका क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी फिर आपका आता है कि हम सिलिकॉन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो आपकी जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आपका SiO2 होता है, ठीक है। SiO2 क्या होता है, ये होता है सिलिका, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिलिका बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्वार्ट्ज में क्या होता है, तो क्वार्ट्ज में आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था ना, आपका याद आ रहा है क्या, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको ऊपर डिस्कस कराया था काफ़ी दिन पहले, जब मैं आपको पेपर डिस्कस करा रहा था, है ना। चलो, ये चीज़ें हो गई, और सिलिकॉन से आपका बस ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन का यूज़ हम अपना बॉडी के कुछ पार्ट्स को इन्हेंस कराने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हो, ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन बेसिकली। और इसका यूज़ हम एज अ सेमीकंडक्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का यूज़ हम एज अ सेमीकंडक्टर करते हैं, किसमें, ट्रांजिस्टर्स वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये जो है इसके कुछ यूजेस हैं इंपॉर्टेंट। बस इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं आपके सिलिकॉन से, ठीक है। तो और हाँ, सिलिकॉन के एलोट्रोप्स भी बनते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई ना,
कि इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसका मतलब कि आपके सिलिकॉन के भी क्या होंगे, एलोट्रोप्स होंगे। ठीक है, क्या होते हैं, एलोट्रोप्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाए कि बिसाइड यानी कि हम कार्बन को छोड़ के ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके एलोट्रोप्स होते हैं या फिर वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो भाई ये आपका सिलिकॉन ही होता है। ठीक है, चलो अब आ रहे हैं यहाँ पे हम नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे थोड़ी सी, नाइट्रोजन से जो क्वेश्चंस बनते हैं नाइट्रोजन की, अरे यार वेट अ सेकेंड। नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन की सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी डिस्कवरी 1772 में रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसने की थी, रदरफोर्ड ने, तो इंपॉर्टेंट तो है ही सही। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर तो सबको पता ही होगा, 7 होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। ठीक है, चलो अब जरा सा और दो चार चीजें समझते हैं इसके बारे में। ये एटमॉस्फेयर में आपका इन द वेट अ सेकेंड, एटमॉस्फेयर में ये आपका 78% होती है। ठीक है, ये सब तो आपको मैंने बता रखा है, नाइट्रोजन साइकिल जब पूरी कराई थी तो बस वही क्वेश्चंस बनते हैं नाइट्रोजन साइकिल से ही, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी यूज इसका देखो एज अ हम रेफ्रिजरेंट भी कर रहे होते हैं, इसका यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, तो ये ध्यान में रखना है, इसका यूज हम एज अ रेफ्रिजरेंट कर रहे होते हैं, जिसमें कि आपका बायोलॉजिकल मटेरियल हम सेव करके रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा स्पर्म डोनेशन करते हैं या फिर जो स्पर्म प्रिजर्व करा के रखते हैं ना, वो भी आपका नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। ठीक है, बेसिकली। और फूड आइटम्स को भी रख लेते हैं इसमें, फूड आइटम्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स और स्पर्म्स वगैरह तो इसमें आपका स्टोर करके रखे जाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो एयर बैग होते हैं ना, कार के जो एयर बैग्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एयर बैग्स, उनमें आपका सोडियम एजाइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, Na Na3, इसका मतलब क्या होता है, सोडियम एजाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड बोलते हैं। तो आपका जो एयर बैग्स होते हैं कार्स के, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, जैसे आपका हेड ऑन इम्पैक्ट की यहाँ पे यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ होता है, हेड ऑन इम्पैक्ट, यानी कि जैसे आप बहुत ही जोर से उसमें आपका सर टकराता है तो वो फूल जाता है ना, उसमें बलून में हवा वगैरह भर जाती है, तो उसमें क्या भरा रहता है, सोडियम एजाइड उसमें उस मात्रा में डाला जाता है जिससे कि हेड ऑन इम्पैक्ट का यूज़ किया जा सके। ठीक है, और फिर इसमें आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, हाँ, तो इसमें आपको मैंने एक बताया था कि क्या होता है, चिली सॉल्ट पीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, चिली सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है आपका, सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, NaNO3 होता है। इसी तरीके से आपका जैसे चिली सॉल्ट पीटर है ना, फिर ऐसे ही आपका एक इंडियन सॉल्ट पीटर भी होता है, ये भी अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन, क्या होता है इंडियन सॉल्ट पीटर, ये होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, लिख लो इसको एक बार, क्या होता है ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका इंडियन सॉल्ट पीटर। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या, बस यही बातें हैं नाइट्रोजन के बारे में। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ थी, नाइट्रोजन साइकिल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने देखा भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था 2018 वाले, तो वो मैंने आपको पूरी ही प्रोसेस बता दी थी, आई होप सब क्लैरिफाइड होगा उसमें, है ना। अब हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमोनिया होता क्या है, ये आपका NH3 होता है। ठीक है, क्या होता है, NH3 होता है, और ये अगेन यहाँ पे ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का ही एक कंपाउंड कह लो या फिर नाइट्रोजन से ही बनती गैस कह लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अमोनिया को ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग बार इसको आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, क्या किया है, आइसोलेट, यानी कि इसको अलग अलग निकाल के कई साइंटिस्ट ने निकाला है। तो इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, बस वो ध्यान में रखो। जैसे कि आपका सबसे पहली बार इसको अगर हम बात करें आइसोलेट किसने किया, तो 1956 में किया था जोसेफ ब्लैक ने। ठीक है, किसने किया था, जोसेफ ब्लैक ने किया था। फिर इसके बाद और दो तीन साइंटिस्ट ने इसको खोजा, लेकिन फिर बाद में 1773 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्टली। ठीक है, क्या नाम था, जोसेफ प्रेस्टली, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ब्लैक अलग है, प्रेस्टली अलग है। फिर ये जो प्रेस्टली थे, इन्होंने क्या किया, इसको एक नाम दिया। ठीक है ना, NH3 को क्या बोला इन्होंने, अल्कलीन गैस बोला। ठीक है, तो ध्यान रखना, NH3 यानी कि अमोनिया को हम एक नाम से और जानते हैं, अल्कलीन गैस, जिसको ये नाम किसने दिया था, जोसेफ प्रेस्टली ने दिया था ईयर 1773 में। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। चलो फिर यहाँ पर आपका क्या हुआ कि आगे चल कर के इसको सबसे ज़्यादा, यानी कि आज के टाइम पे जो आपका अमोनिया है वो सिंथेसाइज किया जाता है कौन सी प्रोसेस से, तो इसे किया जाता है हेबर बोस्ट प्रोसेस से। ठीक है, हेबर बोस्ट प्रोसेस से। और ये प्रोसेस दी किसने थी, तो हेबर एंड बोस्ट ने दोनों ने मिलकर के दी थी ईयर 1909 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हम एज ऑफ नाउ या फिर इंडस्ट्री में आपका जो NH3 है, अमोनिया है, इसको हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो भाई हैबर बोस्ट प्रोसेस के थ्रू हम इसको बना रहे होते हैं। थोड़ा सा ये माइंड में आप क्लैरिफाइड रखना।
ठीक है। चलो, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखो, अरे यार क्या हो गया ये, वेट अ सेकेंड, फिर से ये पेन फंस गया। देखो, यहाँ पर आपका क्या होता है, दो तीन आपको टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड याद रखनी है। अगर आपसे बोला जाए कि लिक्वर अमोनिया, ठीक है, क्या बोला जाए, लिक्वर अमोनिया, तो लिक्वर अमोनिया का मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपका पानी में जब हम अमोनिया को डाल देते हैं, ठीक है ना, बहुत कम पानी में, जैसे लेटर से मैंने यहाँ पर काफ़ी कम पानी लिया, इसको ऐसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड अमोनिया इन वाटर, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लिक्वर अमोनिया बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, एक दो बार पूछी गई है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका क्या होता है, एक स्मेल्टिंग सॉल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, स्मेल्टिंग सॉल्ट होता है। स्मेल्टिंग सॉल्ट किसको बोलते हैं, तो ये आपका अमोनियम कार्बोनेट को बोला जाता है, ठीक है, किसको बोला जाता है, अमोनियम कार्बोनेट को बोला जाता है। अमोनियम कार्बोनेट होता क्या है, तो ये आपका होता है NH4 का होल ट्वाइस, क्या हो गया, NH4 का होल ट्वाइस हो गया और CO3 हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग सॉल्ट बोला जाता है। फिर इसी तरीके से आपका क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है, देखो, कॉम्प्लेक्स किस किस का होता है, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, किसका होता है, ध्यान देना। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है आपका NH4Cl होता है, ठीक है, क्या होता है NH4Cl, प्लस में आपका क्या मिला रहता है, SnCl2 के साथ में दो पानी पानी, इसको बोला जाता है स्टेनस एसिड, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टेनस एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों को मिलाकर के जो कंपाउंड बनता है या फिर आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका स्टेनस एसिड है, ये मिलाकर के क्या बना देते हैं, पिंक सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पिंक सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, NH4Cl होता है और आपका SnCl2 के साथ में दो पानी पानी, ठीक है, याद रखोगे हमेशा। दूसरी बात और कि इसकी जो स्मेल होती है ना NH4 की, वो पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, कैसी होती है, पंजेंट। ये और जो हमारा यूरिया वगैरह होता है, तो आपने देखा होगा जब टॉयलेट वगैरह के पास से जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी एक गंदी सी स्मेल आती है, तो वो यूरिया के डिकम्पोज होने से जो है आपका ये अमोनिया ही बन जाता है। उसी की जो आपको स्मेल सॉरी, इसकी जो स्मेल आप सूंघ पाते हो वो उसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे और आगे चल के, आपका अमोनिया से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है। एक आपका क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, N2O। N2O को क्या बोला जाता है, लाफिंग गैस बोला जाता है, ठीक है। क्या होती है ये आपकी लाफिंग गैस, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताओ, या फिर लाफिंग गैस किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये आपकी, ठीक है, क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना, अच्छे से नोट डाउन कर लो, लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। क्लियर, चलिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड बताया था अभी ऊपर, उसको ना एक नाम से और जानते हैं, यानी कि ये जो आपका NH4Cl होता है, इसे एक नाम तो क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा नाम इसका क्या होता है, ये इसे हम बोलते हैं नौसाडेर, ठीक है, क्या बोलते हैं, नौसाडेर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसको हम नौसाडेर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, फिर आपका यहाँ से एक नाइट्रोजन से ही बनता है आपका एसिड, कौन सा, HNO3। तो HNO3 क्या होता है आपका, नाइट्रिक एसिड होता है। बेसिक सी बात है, आई थिंक ये तो अब तक पता चल गया होगा, हमने इसकी रिएक्शंस भी की हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, इसका एक नाम से और जाना जाता है, क्या नाम है भाई इसका, एक्वा फोर्टिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, या फिर इसको आपका क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और ध्यान में रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रॉन्ग वाटर किसको बोलते हैं, फिर व्हाट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग वाटर, तो ये होता है आपका HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक्वा फोर्टिस किसको बोला जाता है, तो ये भी आपका HNO3 को बोला जाता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन करके रखो, और ये आपका पूरा नाइट्रोजन का जो सिस्टम है वो खत्म होता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये HNO3 को तो हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, फिर ऐसे ही आपका एक और होता है HNO2, ठीक है ना। तो HNO2 को याद रखना है, इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, ना कि नाइट्रिक। याद रखना, यहाँ पे अगर हम O2 का बोल रहे हैं ना, तो हमेशा नाइट्रस बोलेंगे। जैसे मैंने आपको N2O बोला, तो यहाँ पर ये क्या हो गया था, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया था, ठीक है ना।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है काफ़ी सारे ऑक्साइड बनाता है, ये आपका N2O3 भी बनाता है, नाइट्रोजन आपका N2O5 भी बनाता है और अपना ये N2O4 भी बनाता है, ठीक है, N2O भी बनाता है। तो कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, तो आपको याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रक्स निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, बाकी हम आगे की चीज़ें कल कवर करेंगे। एंड आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और वो जो चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसे फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लो। बहुत ही उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, एक्स्ट्रा सेशंस जो है उसमें आएँगे, जीके की करंट अफेयर वाली जो क्लास है वहाँ रहेगी, और जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।